भारतीय राजनीति में कुछ तारीखें नेताओं को अमर करके गई हैं। 15 अगस्त नेहरू, 25 जून इंदिरा गांधी, बाबरी विध्वंस की तारीख 6 दिसंबर और कल्याण सिंह। ये वो तारीख थी जिसने उन्हें करोड़ों हिंदुओं का हीरो बनाया। एक तारीख जिसने उन्हें अदालत तक पहुंचाया और शायद वही तारीख जिसने उनके राजनीतिक भविष्य की दिशा भी तय कर दी। लेकिन ये कहानी सिर्फ बाबरी मस्जिद की नहीं है। ये कहानी उस लड़के की है जो अलीगढ़ के एक स्कूल में पढ़ाता था और देखते ही देखते उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। और आज हम सुनाने वाले हैं यही कहानी यूपी में भाजपा के उदय के सबसे चमकीले सितारे की, कहानी उसी सितारे की चमक फीकी पड़ जाने की। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम किस्सा गोई। 5 जनवरी 1932 अलीगढ़ जिले का अतरौली कस्बा। यही एक लोध परिवार में जन्म हुआ कल्याण सिंह का। साधारण परिवार, बीए तक की पढ़ाई और फिर एक अदद शिक्षक की नौकरी। लेकिन कुछ लोगों को जिंदगी स्कूल की चारदीवारी के लिए नहीं बनी होती। कल्याण सिंह भी उन्हीं में से एक थे। देश आजाद हो चुका था, नई राजनीति अंगड़ाई ले रही थी, कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन उनके विरोध में भी कई धाराएं बन रही थी। इन्हीं धाराओं में से एक थी भारतीय जनसंघ। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी नींव रखी थी। 1952 का पहला चुनाव हुआ, जनसंघ को मिली सिर्फ 3 सीटें। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही पार्टी एक दिन देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाएगी। लेकिन हर बड़ी पार्टी की शुरुआत छोटी पार्टियों से ही होती, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से होती। सर, जनसंघ बढ़ने की कोशिश कर रही थी। उधर उत्तर प्रदेश में एक बड़ी दिक्कत सामने आ रही थी। पार्टी पर ब्राह्मण, बनिया और शहरी तबके की पार्टी होने का ठप्पा लग गया। ग्रामीण इलाकों में एक पकड़ कमजोर थी। ओबीसी समाज से कोई बड़ा चेहरा नहीं था और उत्तर प्रदेश में ओबीसी के बिना राजनीति लगभग नामुमकिन सी थी। तब पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी अपने एक वरिष्ठ नेता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव को। काम था एक ऐसा पिछड़ा नेता ढूंढना जो गांव देहात की भाषा को समझता हो, लोगों से जुड़ा हो और मंच पर आग लगा सके। कहते हैं नेता खोजने निकले हरिश्चंद्र बाबू के कानों में एक बार नाम पड़ा। अलीगढ़ में एक लोध लड़का है, बहुत तेज बोलता है, लोग उसकी बातें सुनते हैं। नाम है कल्याण सिंह। आज की राजनीति में लोध समुदाय का असर समझना आसान नहीं है, लेकिन उस दौर में पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में लोधी समाज बड़ी ताकत था। यादव और कुर्मी के बाद सबसे प्रभावशाली पिछड़ी जातियों में उनकी गिनती होती थी। जनसंघ को ऐसा ही चेहरा चाहिए था। हरिश्चंद्र बाबू ने कल्याण सिंह को बुलाया, लंबी बातचीत हुई और फैसला हो गया कि अब कल्याण सिंह सिर्फ कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, उन्हें राजनीति के मैदान में उतारा जाएगा। We must act quickly on this matter. The entire region depends on us. We cannot afford any more delays. I agree, my friend. Let us proceed. साल आया 1962। अतरौली विधानसभा सीट, पहला चुनाव और पहली अग्नि परीक्षा। लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। सोशलिस्ट पार्टी के बाबू सिंह ने उन्हें हरा दिया। आज के नेता होते तो शायद अगली पार्टी तलाशने लगते, लेकिन कल्याण सिंह ने हार को राजनीति का अंत नहीं माना। वो गांव गांव घूमते रहे, शादी में पहुंचते, दुख सुख में पहुंचते, खेती की बात करते, किसानों की बात करते और सबसे बड़ी बात, लोगों के बीच बने रहे। राजनीति में जनता चुनाव के दिन नहीं बनती, जनता चुनावों के बीच बनती है। कल्याण सिंह यही कर रहे थे। 5 साल बाद 1967 का चुनाव आया। इस बार मुकाबला वही था, लेकिन खिलाड़ी बदल चुका था। जिस अतरौली ने 5 साल पहले उन्हें हराया था, नकार दिया था, उसी अतरौली ने इस बार उन्हें सिर पर बैठा लिया। करीब 26,000 वोट। कांग्रेस उम्मीदवार की हार हुई और विधानसभा में पहली बार कल्याण सिंह प्रवेश करते हैं। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी जीत की कहानी जो अगले कई दशकों तक अतरौली की पहचान बन गई। 1967, 1969, 1974 और 1977 लगातार जीत, लगातार विधायक, पहले जनसंघ से, फिर जनता पार्टी से। कल्याण सिंह अब सिर्फ विधायक नहीं थे, वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में जनसंघ का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा बनते जा रहे थे। उधर देश में राजनीति बदल रही थी। हरित क्रांति आई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान मजबूत हुए। चौधरी चरण सिंह ने किसानों और पिछड़ी जातियों की राजनीति को नई दिशा दी। इमरजेंसी आई, फिर गई
1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई और पहली बार दिल्ली की सत्ता में पिछड़ी जातियों का बड़ा राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिखा। उत्तर प्रदेश में इस बदलाव के सबसे बड़े चेहरों में एक नाम था कल्याण सिंह। लेकिन राजनीति कभी सीधी लाइन में नहीं चलती। 1980 में कांग्रेस सत्ता में लौटी, इंदिरा गांधी की वापसी हो गई। उस लहर में कल्याण सिंह भी चुनाव हार गए। लगातार जीत का सिलसिला टूट गया, लेकिन सिर्फ 5 साल के लिए। 1985 में उन्होंने फिर वापसी की। उसके बाद अतरौली लगभग उनका दूसरा नाम बन गया। लेकिन अभी तक कल्याण सिंह सिर्फ एक मजबूत नेता थे। वो नेता नहीं जो इतिहास बदल दे। इतिहास बदलने के लिए एक मुद्दा चाहिए था। वो मुद्दा 1986 में उन्हें मिला, जिसने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही पूरी तरीके से बदल दी और कल्याण सिंह की जिंदगी भी। वो था अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा। इसी साल बाबरी मस्जिद का ताला खुला और भारतीय राजनीति की दिशा बदलनी शुरू हो गई। भाजपा ने राम मंदिर आंदोलन को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक अभियान बना दिया। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा निकली। देश भर में माहौल बदल गया। उत्तर प्रदेश इस आंदोलन का केंद्र बन गया। भाजपा को ऐसा नेता चाहिए था जो एक साथ हिंदुत्व का चेहरा भी हो और पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व भी। कल्याण सिंह इस कसौटी पर बिल्कुल फिट बैठ रहे थे। 1991 का विधानसभा चुनाव आया। एक तरफ मंडल की राजनीति थी, दूसरी तरफ कमंडल। भाजपा ने कल्याण सिंह को आगे रखा। चुनाव नतीजे आए तो पहली बार उत्तर प्रदेश में भाजपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत लेकर सत्ता में पहुंची। 425 में से 221 सीटें। 24 जून 1991 को कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए। ये सिर्फ एक सरकार नहीं थी, बल्कि भाजपा की सामाजिक राजनीति का नया अध्याय था। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने पहला बड़ा फैसला राम मंदिर पर नहीं, शिक्षा पर लिया। नकल विरोधी कानून। उस दौर में उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा में खुलेआम नकल होती थी। सरकार ने कानून बनाया कि नकल करते पकड़े जाने पर जेल तक हो सकती है। विपक्ष ने विरोध किया, पोस्टर लगाए गए, बच्चों के हाथों में हथकड़ी दिखाई गई। लेकिन एक बात साफ हो गई कि कल्याण सिंह फैसले लेने से डरने वाले मुख्यमंत्री नहीं थे। हालांकि उन्हें खुद भी शायद अंदाजा नहीं था कि अगले 1.5 साल में एक ऐसी तारीख आने वाली है जो उन्हें हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर देगी। 1991 में मुख्यमंत्री बनने के बाद कल्याण सिंह के सामने 2 रास्ते थे। एक, सरकार चलाना, दूसरा उस आंदोलन को संभालना जिसने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया था। वो आंदोलन था राम मंदिर आंदोलन। अयोध्या तब सिर्फ एक शहर नहीं रह गया था, देश की राजनीति का सबसे बड़ा मंच बन चुका था। कल्याण सिंह बार बार कहते थे कि उनकी सरकार कानून के दायरे में काम करेगी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि सरकार का इरादा मस्जिद गिराने का नहीं है। बाद में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर भरोसा भी दिलाया गया कि विवादित ढांचे को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन राजनीति में कई बार घटनाएं नेताओं के इरादों से नहीं, भीड़ के तेवर से तय की जाती है। 6 दिसंबर 1992 को वही हुआ। लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। कुछ घंटों में बाबरी ढांचा गिर गया। शाम तक कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अगले दिन उनकी सरकार बर्खास्त हो गई और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। लेकिन कल्याण सिंह पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, राम मंदिर के लिए एक क्या, सैकड़ों सत्ता कुर्बान कर सकता हूं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। यही बयान उन्हें करोड़ों लोगों के बीच हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बना गया। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर ढांचे की सुरक्षा का भरोसा दिया गया था तो फिर ऐसा हुआ कैसे। अदालत की अवमानना का मामला चला और 1994 में कल्याण सिंह को 1 दिन की सांकेतिक जेल और 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। भारतीय राजनीति में शायद ही कोई मुख्यमंत्री रहा हो जो एक ही घटना के कारण अपने समर्थकों के लिए नायक और आलोचकों के लिए सबसे बड़ा दोषी दोनों बन गया हो। 6 दिसंबर ने कल्याण सिंह को इतिहास में अमर भी किया और उसी दिन ने उनकी राजनीति पर ऐसा साया भी डाल दिया जो आखिरी सांस तक उनके साथ रहा। अगर 6 दिसंबर 1992 ने कल्याण सिंह को राष्ट्रीय नेता बनाया था तो उसके बाद के 7 सालों ने उनकी राजनीति की सबसे कठिन परीक्षा ली। 1993 का चुनाव बीजेपी हार गई। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर सरकार बना ली। ऐसा लगा कि राम मंदिर की लहर अब ठंडी पड़ चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। सरकारें बनी,
टूटी, फिर नए समीकरण बनने लगे। 1996 के चुनाव में बीजेपी एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से दूर रह गई। लंबी खींचतान के बाद बसपा और बीजेपी के बीच समझौता हुआ। 6 महीने मायावती मुख्यमंत्री रहीं और सितंबर 1997 में बारी आई कल्याण सिंह की। लेकिन दूसरी बार की कुर्सी पहले जैसी नहीं थी। अब सरकार चलाने से ज्यादा चुनौती सरकार बचाने की थी। मायावती ने समर्थन वापस लिया तो लगा सरकार गिर जाएगी। कल्याण सिंह ने विधायकों को जोड़ा, नए साथी बनाए और बहुमत साबित कर दिया। इसके लिए उन्हें 90 से ज्यादा मंत्रियों का विशाल मंत्रिमंडल बनाना पड़ा। विपक्ष ने इसे सत्ता बचाने की कीमत कहा, लेकिन कल्याण सिंह के लिए फिलहाल कुर्सी बचाना सबसे बड़ी जीत थी। मगर इस जीत की एक कीमत और भी थी। पार्टी के भीतर आवाजें उठने लगी। कई वरिष्ठ नेताओं को लगने लगा कि कल्याण सिंह अब संगठन से ज्यादा अपनी राजनीतिक ताकत पर भरोसा करने लगे हैं। फैसले भी वैसे ही होने लगे। जो नेता कभी उनके सबसे करीबी थे, वो धीरे धीरे दूरी बनाने लगे। दिल्ली में बैठे नेताओं की सोच कुछ और थी, लखनऊ में बैठे कल्याण सिंह की कुछ और इसी दौरान में पहली बार दो बड़े कद आमने सामने दिखने लगे। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरी तरफ कल्याण सिंह। दोनों बीजेपी के दिग्गज थे, दोनों पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन रास्ते अलग अलग थे। अटल सहमति के राजनीति के प्रतीक थे, कल्याण सिंह टकराव से कभी नहीं घबराते थे। आगे चलकर यही फर्क दोनों के रिश्तों पर इतना हावी हो गया, इतना भारी पड़ा कि बीजेपी की सबसे चर्चित अंदरूनी लड़ाइयों में उनका नाम दर्ज हो गया। 1998 आते आते ये मतभेद अब बंद कमरों की चर्चा नहीं रही। खबरें बनने लगे। वजह सिर्फ राजनीति नहीं थी, व्यक्तित्व भी था। कल्याण सिंह का अंदाज सीधा था, जो कहना होता था सामने कहते। अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति संवाद और संतुलन थी। दोनों की शैली अलग थी और अब टकराव भी खुलकर नजर आने लगा था। एक किस्सा उस दौर का खूब मशहूर है। लोकसभा चुनाव से पहले लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। एक पत्रकार ने पूछ लिया कि क्या आपको भरोसा है कि अटल जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे? कल्याण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी चाहता हूं कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले सांसद बनना पड़ता है। जवाब छोटा था, लेकिन दिल्ली तक उसका मतलब समझ लिया गया। 1999 का लोकसभा चुनाव आया। अटल बिहारी वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें 58 से घटकर 29 रह गई। पार्टी के भीतर सवाल उठे कि आखिर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जमीन पर ऐसा क्या हुआ। उंगलियां कल्याण सिंह की तरफ भी उठी। कहा गया कि संगठन बिखर रहा है, सरकार अपने हिसाब से चल रही है और मुख्यमंत्री पार्टी से ज्यादा खुद पर भरोसा करने लगे हैं। दिल्ली ने फैसला कर लिया। 12 नवंबर 1999 को कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। उनकी जगह राम प्रकाश गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन कुर्सी जाने के बाद जो हुआ, उसने रिश्तों की बची खुची गुंजाइश भी खत्म कर दी। कल्याण सिंह ने खुलकर पार्टी नेतृत्व पर हमला बोला। अटल बिहारी वाजपेयी तक को नहीं छोड़ा। जवाब में बीजेपी ने पहले निलंबित किया, फिर पार्टी से निकाल दिया। यही वो पल था जब एक ऐसा नेता जिसने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत दिलाया था, उसी पार्टी से बाहर खड़ा था। राजनीति में इससे बड़ा विरोधाभास शायद ही कोई हो। जिसने पार्टी को खड़ा करने में उम्र लगा दी, वही एक दिन पार्टी के लिए असहज हो गया। लेकिन कल्याण सिंह की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि राजनीति में दरवाजे जितनी तेजी से बंद होते हैं, उतनी ही तेजी से कभी कभी दोबारा खुल जाते हैं। और कल्याण सिंह की जिंदगी भी ऐसी ही थी और ऐसा ही उनके साथ हुआ। पार्टी से निकाले जाने के बाद कल्याण सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। दावा किया कि अब बीजेपी को उत्तर प्रदेश में चुनौती देंगे। लेकिन राजनीति सिर्फ नाराजगी से नहीं चलती। 2002 के विधानसभा चुनाव ने ये साफ कर दिया। उनकी पार्टी कुछ गिनी चुनी सीटों तक सिमट गई। जिस जनाधार को वो अपना मानते थे, उसका बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ ही रहा। इसके बाद कल्याण सिंह ने कई राजनीतिक पड़ाव देखे। कभी समाजवादी पार्टी के साथ गए। 2009 में उसी के समर्थन से सांसद भी बने, लेकिन ये साथ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। समाजवादी पार्टी को लगा कि कल्याण सिंह के साथ आने से उसका परंपरागत जो वोटर है वो नाराज हो रहा है, और दोनों के रास्ते अलग हो गए। इधर बीजेपी भी उत्तर प्रदेश में लगातार कमजोर पड़ रही थी। 2007 और 2012 के चुनावों में तो ये साफ हो गया कि पार्टी को फिर किसी बड़े चेहरे की तलाश थी। फिर आया 2014। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी नई ताकत के साथ उभर रही थी। इसी दौर में कल्याण सिंह की भी घर वापसी हुई। इस बार ना कोई बयान था, ना बगावत। उन्होंने कहा अब जिंदगी की आखिरी सांस तक बीजेपी में ही
रहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे पर लिपट करके जाए। पार्टी ने भी पुराने मतभेद पीछे छोड़ दिए। केंद्र में सरकार बनने के बाद उन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। सक्रिय राजनीति से वो धीरे धीरे दूर होते चले गए, लेकिन पार्टी में उनका सम्मान बना रहा। कल्याण सिंह के राजनीतिक जीवन को एक वाक्य में समेट पाना आसान नहीं है। ये वही नेता थे जिन्होंने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में पहला पूर्ण बहुमत दिलाया, वही नेता जिनके कार्यकाल में नकल विरोधी कानून जैसा सख्त फैसला लिया गया, वही नेता जिनका नाम 6 दिसंबर 1992 में हमेशा के लिए जुड़ गया, और वही नेता जो अपनी ही पार्टी के सबसे बड़े नेताओं से टकराकर राजनीतिक हाशिए पर भी पहुंच गए। वरिष्ठ समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने कभी कहा था कि अगर कल्याण सिंह ने थोड़ा धैर्य दिखाया होता तो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद बीजेपी के सबसे बड़े दावेदार वही हो सकते थे। खुद कल्याण सिंह भी अपने अंतिम वर्षों में कहा करते थे कि उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना नहीं, बल्कि उस पूरे घटनाक्रम को जिस तरह संभाला गया उसे लेकर कुछ फैसलों पर वो अलग सोच सकते थे। 21 अगस्त 2021 को 89 साल की उम्र में कल्याण सिंह का निधन हो गया, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत आज भी बहस का विषय है। कोई उन्हें राम मंदिर आंदोलन का नायक मानता है, कोई बाबरी विध्वंस का जिम्मेदार, कोई उन्हें पिछड़ों को बीजेपी से जोड़ने वाला सबसे बड़ा चेहरा मानता है, तो कोई उन्हें अपनी ही पार्टी की अंदरूनी राजनीति का शिकार कहता है। शायद इसी वजह से कल्याण सिंह को समझना आसान नहीं है। वो एक व्यक्ति नहीं, भारतीय राजनीति का एक पूरा दौर है, ऐसा दौर जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति भी बदली और दिल्ली की सत्ता का रास्ता भी। तो आज की हमारी ये किस्सा गोई की कहानी जो कल्याण सिंह से जुड़ी हुई थी, आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर उनकी जिंदगी से कुछ अनछुए पहलू, अनसुने किस्से अगर छूट गए हैं तो वो भी हमें बताने की कोशिश भी जरूर कीजिएगा। अगले एपिसोड में किनकी कहानी आप सुनना चाहते हैं, किस चेहरे की कहानी, किनके अनछुए पहलू को आप जानना चाहते हैं, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसे ही किस्से, कहानियाँ, पॉडकास्ट और एनालिसिस जो वीडियोस हैं वो लेकर आते रहें, ताकि आप तमाम अपडेट्स हमारे चैनल पर जाकर एक साथ देख सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया। उम्मीद है इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा और लोगों के साथ साझा भी कीजिएगा।